नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज संतोषी दास लोहार के बारे में चर्चा करूंगा। संतोषी लोहार बराक घाटी की पहली हिंदी भाषी छात्रा है जो मेहरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग डिप्लोमा ली थी। प्रतिभाशालिनी संतोषी उन दिनों एक उच्चाकांक्षी ऊर्जा से भरपूर युवती थी। साहित्य में भी संतोषी का बहुत आग्रह था। रात रात भर जागकर वरिष्ठ साहित्यिकों की रचनाएं चाव से वह अध्ययन करती थी। अपनी चारों ओर की जनजीवन को सुख दुख, हर्ष विषाद, अत्याचार, प्रताड़ना, दोहरापन देख देख संतोषी सोचती थी। धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि की ओट में यंत्रणा और आम जनता की निष्क्रियता को देख तीव्र प्रतिवाद के लिए मन ही मन प्रस्तुत हुआ करती थी। साहित्य समाज का दर्पण है, सत्य का ध्वजाधारी है, ढकोसला को उजागर करने वाली दीपशिखा है। साहित्य मननशीलता का पाठ पढ़ाता है, सूक्ष्मता एवं गहराई से सब कुछ को विचार विश्लेषण कर निर्णय लेने में सहायक बनता है। संतोषी है चाय बागान से। यद्यपि सिलचर से चंद किलोमीटर दूर पर वह चाय बागान है, पर यातायात की कोई सुविधा उन दिनों नहीं थी। राजमार्ग प्राय 4 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता था। संतोषी थी आवेग प्रवण, कोमल हृदय की एक तेजस्विनी युवती। वह समाज में फैले भ्रष्टाचार, अनाचार के विरुद्ध रचनाएं लिखना शुरू कर दी। उसके शब्दों में जोश, अनुभूति में आंतरिकता, भाव में शुद्धता, उकेरे गए चित्र में यथार्थता रहती थी। संतोषी प्रतिवाद का एक शोला बनकर उभरी। कविता में, कहानी में, लेख में उसने अपने भावों को बहुत ही रोचक ढंग से संप्रेषित कर रही थी। समाज उन दिनों, कहा जा सकता है आज भी, साहित्य को लेकर चिंतन मनन, आलोचना, चर्चा में आग्रही नहीं था। विज्ञ व्यक्ति इसका कारण बता सकेंगे। एक कारण तो है शिक्षा का अभाव, दूसरा स्थानीय साहित्यकारों के प्रति उपेक्षा। समय धीरे धीरे बदल रहा है। अन्य संप्रदाय की सचेतना में तेजी है, हम में धीमी गति। चला जाए संतोषी की कविताओं पर एक नज़र दौड़ाने। चाय बागान से निकलकर आई एक युवती समझ जाती है जीवन एक संग्राम है, लड़ाई करना है, जीतना है, खुद को स्थापित करना है। वे कहती हैं जीवन एक संग्राम है, हर मानव को लड़ना है। मैं तो लड़ूंगी मरते दम तक। कवि के मन की दृढ़ता पाठक भाप सकते हैं। दूसरा, कोई भले ही क्लांत हो जाए, युद्ध से मुंह मोड़ ले, पर कभी मरते दम तक लड़ने का निश्चय करती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए
हर संघर्ष करेगी, कांटों पर चलेगी। समुद्र में भले ही तूफान उठे, वो तूफान में नाव चलाएगी। लहरों से भयभीत न होकर भयंकर स्थिति का आनंद लेना चाहती है। चुनौतियों से मुंह मोड़ना नहीं चाहती। गोताखोर जैसे समुद्र में गोता लगाकर ढूंढ लेता है बहुमूल्य वस्तु, वैसे ही संतोषी मन की गहराई में डुबकी लगाए हार नहीं मानेगी। यह मनोबल था कवि में आज से 20-25 साल पहले। अंदाज लगाया जा सकता है वह किस धातु से बनी। इस्पात कठिन मनोबल पुरुषों में भी उन दिनों शायद ही साहित्य क्षेत्र में रहा होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। कवि लोग अनुभूति का माहिर होते हैं। वे अनबोलता जीव जड़ में प्राण स्पंदन का अनुभव करते हैं। वह स्पंदन द्वारा उनके सुख दुख को सहृदयता से ग्रहण करते हैं, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गमले का पौधा एक कविता में कवि यही भाव को प्रकट करती है। घर के भीतर गमला का पौधा कभी इस कोण पर तो कभी उस कोण पर रखा जाता है। उसे न धूप मिलती है, न बारिश की छींटें, न भौरा उस पर मंडराता है। कभी कहती है उसकी सुंदरता हमारे नयन जुड़ाती, थकान मिटाती, पर उसकी सिसकियां काश कोई सुनता। वह बिलख बिलख कर कहता है थोड़ी सी मिट्टी में न बांधो मुझे, छोड़ दो धरती में लहलहाने। पौधा का व्यथा एक प्रतीक मात्र है, इसका अंतर्निहित व्यंजना सुदूर प्रसारी है। बारिश के मौसम में कभी मन ऐसे ही मचल उठता है और मयूर की तरह नाचना चाहता है। युवती कभी मदमत्तता को दिखती है, धरती के श्रृंगार को निहारती है। बिजली मेघ की अटखेलियां, मन चला पवन का शोर, प्यासा चातक का मेघमल्लार, गाते सुन बरसता मेघ। लता गुलमादी में प्रेम ज्वाला, उफनती नदियों की अंगड़ाई आदि को देख कभी आनंद विभोर हो जाती है। हर रंग का चूनर ओढ़ जब धरती ने किया श्रृंगार, ऋतुराज मदमत्त हो देखो लाए वर्षा बहार। ऋतुराज बसंत को कहा जाता है, पर कभी यह ताज वर्षा को देना चाहती है। कवि को यह स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए। आखिरी ख्वाहिश में कभी एक प्रेम प्रसंग का चित्र आंकती है। यह भी कितना निडर, कितना गहन, कितना मधुर। एक झलक प्रेमी को देखने के लिए प्रेमिका की बेचैनी सुनिए। न डरना तू, ना घबराना, आज ओ मनमीत मेरे, न रहना है एक पल भी, अगर देख लूं झलक तेरे। आगे कवि की कविता जो कहती है उसमें कितना शांत, कितना संतोष, कितनी स्वच्छता है। मर्यादा पर भी ध्यान दीजिए। तेरी एक मुस्कान जो देखूं, होगा सार्थक यह जीवन, पूरी होगी ख्वाहिशें मेरी, बन जाऊंगी दर्पण।
दर्पण बन जाना यानी प्रेमिक अपना चेहरा खुद से प्रेमिका में देखेगा। सचेतन जीव से अचेतन अवाक दर्पण बन जाने का यह जो सोच कविता का मात्रा को मेरे ख्याल से उच्च कोटि पर पहुंचा दिया है। इसमें उद्दामता नहीं है, उन्मत्तता नहीं है, अन्य कोई चाह नहीं है। मुझ दर्पण में तू खुद को देख, यह आह्वान है। खिलौना कविता में कवि पार्क में बैठे जुगल प्रेमिक प्रेमिका की बातचीत से निष्कर्ष निकालती है। तथाकथित स्वार्थ सिद्धि करने वालों के बारे में कहती है, प्रेम का ढोंग रचकर ये खेलना चाहते हैं खेल। और इसी घटना अक्सर सुनने में आती है। ये कोई झूठी कहानी नहीं, न कल्पना। प्रेम का ढोंग रचकर खेलते हैं खिलौना। आज का देवदास में कुछ पंक्तियां ऐसी है। नारी पण्य नहीं, भोग्गा नहीं, हमराही है। हमराही क्यों? कवि ने स्पष्ट किया है। बाहों का हार डाले, बैठे रहना नहीं, आंखों में आंख डाले, निर्माण में लगे विजय केतन उड़ाना है। प्रेम का ऐसा मर्यादित चित्र संतोषी ही आंक सकती है। नारी कविता में भी संतोषी एक और सच को दिखाई है। नारी को अबला कहना मर्दों का पुराना दस्तूर है। इन्हें पता नारी शक्ति है, पर आदत से मजबूर है। इंगित समझाना जरूरी नहीं, बहुत आसान है। इसी तरह संतोषी की कविता का पठन मनन चिंतन से व्यक्ति उपकृत होगा। मन की गहराई में बैठ जीवन बोध को सुंदर और मधुर कर पाएगा, यह मेरा विश्वास है। पर अभी तक संतोषी की कोई कविता पुस्तक उपलब्ध नहीं हुई है। संतोषी की अधिक कहानी तो प्रकाशित नहीं हुई। दो एक कहानी पढ़कर लगता है वे भी उच्च कोटि के हैं। उनमें यथार्थता और निडर भाव से सटीक चित्र को अंकित किए गए हैं, जिसे पढ़कर मुखौटा पहने समाज के तथाकथित लोगों का चरित्र स्पष्ट हो जाता है। ढकोसला का पर्दा गिर जाता है। संतोषी फिलहाल अपने दोनों बेटों के पीछे जी जान से लगी है, ताकि उसके अपने सपने उनकी सफलता में साकार होते देखे। फिर भी हम आग्रह करेंगे, जितना भी हो सके संतोषी साहित्य चर्चा जारी रखे, बराक घाटी के साहित्य को पुष्ट करें। नमस्कार।